कोरोना की दूसरी लहर के वार जारी। वायरस ने एक दिन में मजीद 62 अफराद की जान ले ली। वबा से मरने वालों की मजमूई तादाद 9,392 तक जा पहुंची। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 1,792 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में फाल केसेस की तादाद 40,491 हो गई। भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की गलती का सोचे भी ना। किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आलमी बरादरी पर वाज़ेह कर दिया। कहा, आलमी बरादरी को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर खबरदार करते हैं। मोदी अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा रचा सकता है। भारत की जानिब से UN मुबस्सिरीन की गाड़ी पर हमला। पाकिस्तान ने मामला अक़वाम मुत्तहिदा में उठा दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और सदर सलामती कौंसिल को खत। भारतीय हमले की शफाफ तहकीकात कराने का मुतालबा। UN में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब ने लिखा, भारतीय फौज ने अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिरीन को जानबूझकर निशाना बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस का अवरान के करीब जेट बाजार में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के साथ तब फायरिंग के तबादले में लांस नायक मोहम्मद इकबाल शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जेट बाजार का पूरा इलाका कामयाबी से क्लियर करा लिया। नैब की वजह से लोग मुल्क छोड़कर चले गए। चेयरमैन नैब को सेनेट में बुलाने के बयान पर कायम हूँ। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांझीवाला की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जावेद इकबाल पेश न हुए तो उनके खिलाफ वारंट जारी करेंगे। सेनेट इलेक्शन वक्त पर होंगे, कोई तब्दीली नहीं हो सकती। धेले की नहीं, अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का बयान। कहा, मुल्क में गुर्बत और अफलास की वजह अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग है। मुजारबा केसेस मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी डकैती हैं। इस्लामी सरमायाकारी के नाम पर मासूम लोगों को लूटा गया। बदउनवानी तमाम बुराइयों की जड़ है। $25 अरब की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग का केस। शहबाज शरीफ का FIA को तहरीरी जवाब। तमाम इल्जामात की तरदीद। कहा, रमजान शुगर मिल्स या इससे जुड़े कारोबार से कोई ताल्लुक नहीं। रमजान शुगर मिल्स का डायरेक्टर हूँ, ना ही तनख्वाह ली। FIA के इल्जामात नैब केस की कॉपी हैं। तमाम इल्जामात झूठे और मन घड़त हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और 10 बजे के शो के बाद, नहीं शो के नहीं, घंटे के बाद हम आ चुके हैं। 10 प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा शुरू हुआ चाहता है, ये होती है फॉर्मल अनाउंसमेंट। वेल, इस उम्मीद के साथ आप ही हमारे रहे साथ फॉर्मल, मौजूद मुझे नहीं हैं जरूरत। इनफॉर्मल एंकर आपकी। अच्छा, आगे बढ़ते हुए अब हमने बहुत ही अच्छा हमारा जो सेगमेंट, जिसके बारे में हम हमेशा कहते हैं कि हर मंडेज को बहुत ज़्यादा इंतजार होता है लोगों को, मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब के साथ निकले तेरी तलाश में। आज के हवाले से बात होगी। मेनली कोरोना को डिस्कस किया जा रहा है, उनके नावल के तनाजुर में शहर खाली कूचा खाली। सो देखते हैं आज का निकले तेरी तलाश में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। आज जो कोरोना वबा हर तरफ पूरी दुनिया में फैली हुई है, उस हवाले से तारड़ साहब का जो नावल है शहर खाली कूचा खाली, जिसमें वो कहते हैं कि ये मोहब्बत करने के दिन न थे, ये मोहब्बत मौखर करने के दिन थे, ये तन्हाइयों के दिन थे। तो तारड़ साहब, पहला सवाल ये है, फ़ख्ता के बाद एक और किरदार हिरन का है और वो भी बहुत अहम किरदार है। और इस नावल को पढ़ने के बाद लगता है कि डिफेंस के जिस इलाके में आप रहते हैं, उस हवाले से आपका किरदार नावल में ये कहता है कि यहाँ पे किसी ज़माने में हिरन हुआ करते थे। तो मेरे ज़हन में एक सवाल पैदा हुआ कि क्या ये हकीकत है या महज नावल की फैंटेसी है कि लाहौर के नवाब में डिफेंस और इस पूरे एरिया में किसी ज़माने में हिरन हुआ करते थे? हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि आज से 100 साल पहले मसलन ये लाहौर के ने वाक़यात, गाँव क्या थे और इनके दरमियान। ये कल की बात है कि आप GT रोड पे यहाँ से जब सफ़र करते थे तो रास्ते में कहीं कहीं शहर या गांव पड़ते थे, दरमियान में
वसी खेत होते थे और वीरानियाँ होती थी। साधो की, आप साधो की को जानते हैं आप, छोटा सा कस्बा था, वहाँ पे तालाब थे और उसमें दुनिया के खूबसूरत तरीन कमल खिलते थे हमेशा, और मैं हमेशा रुक कर उन्हें देखता। वाइल्ड कमल थे और विल्डरनेस थी, आप सांप जो है वो अक्सर नज़र आपको आते थे। चुनाचे ये जो मैंने बयान किया हिरनों का किस्सा, उसमें बिल्कुल दुरुस्त है कि वो हिरन जब उसको रेफरेंस देता है कि तुम्हारे बाप ने यहाँ हिरन देते थे, तो मेरे वालिद साहब ने ये किस्सा बयान किया था, उन्होंने खुद अपनी आंखों से। और वो मैं उसको रिपीट करता हूँ कि जब हम गुलबर्ग वाले घर में शिफ्ट हुए तो वो एक दिन बैठे थे, वो बुढ़ापे में ऊँग में होता है ना, जिस तरह अब मैं मुस्कुराता रहता हूँ बिल्कुल अब्बा जी की तरह, तो वो कुछ सोच रहे थे। मैंने कहा भाई क्या सोच रहे हैं? कहने लगे कि यहाँ कल जानवर घूमते थे, आज हमारा घर यहाँ पे है। मैंने कहा जी कौन से जानवर? तो उन्होंने एक किस्सा बयान किया कि मैं लाहौर से साहिवाल या कहीं जाने के लिए ट्रेन पर बैठा था और मियाँ मीर स्टेशन से ट्रेन चली है और इसके बाद वीराना, यहाँ पे वो एक छोटा सा क्या गांव था जो है गुलबर्ग में, इर्द गिर्द सब ये वीराना था और खेत थे। और उन्होंने कहा कि थोड़ी देर के बाद हरनों की पूरी डार जो थी उसने भागना शुरू कर दिया ट्रेन के साथ, क्योंकि देवर टेरिफाइड। उन्होंने पहले ट्रेन शायद देखी नहीं थी कि ये क्या चीज़ है, और वो उसके साथ रेस लगा रहे थे हिरन जो थे कि हम आगे निकल जाए, वो निकल नहीं सके, पीछे रह गए। डेफिनेटली यहाँ पे वाइल्ड लाइफ बहुत ज़्यादा होती है जो अब इंसानों ने ख़त्म कर दी। तार साहब, आपने इस नावल में एक गरीब बच्ची का जिक्र किया है जो कि वबा के दिनों का फ़ायदा उठाते हुए मखसूस वो जो पार्क्स हैं उनके अंदर जाती है, वहाँ पे झूले लेती है। अब उसको कोई डर खतरा नहीं है, हो सकता है उससे पहले वो हिचकिचाहट की वजह से उन पार्क्स में ना जा सकती हो, तो वो अकेली ही झूले लेती फिर रही है। और नावल का किरदार कहता है कि काश वबा के दिन तवील हो जाए। उसके प्लस पॉइंट्स भी थे ना वबा के। एक तो वो तन्हाई थी, मुकम्मल तन्हाई, जिसमें आपकी कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, और एक बिल्कुल अलहदा फीलिंग हो रही है जब भी आप सैर कर रहे हैं, जब आप खाना खा रहे हैं। पहली मरतबा आप खुराक पर गौर कर, क्योंकि आप अकेले खाना खा रहे हैं और आप गौर से देखते हैं कि अच्छा दाल के दाने इस तरह होते हैं और इसमें धनिया जो है उसका कंट्रास्ट जो माश की दाल के साथ है वो पीली है, और ये सारी चीज़ें आप पहली मरतबा नोट करते हैं। चुनांचे उसके बहुत सारे प्लस पॉइंट्स भी थे उनमें, जिस तरह कि मैंने कहा कि वो बच्ची वाकई, क्योंकि वैसे तो उसको अंदर कोई जाने नहीं देता होगा ना, वो पूरे बाग में खेल रही थी। 2-3 दिन मैंने देखा और मैंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया कहीं ये खौफजदा ना हो जाए। इसी तरह कुछ और एपिसोड हैं जो मैंने बवजूद उसमें शामिल नहीं किए, यानी उस शाख के लिए ये बड़ा नादर मौका था क्योंकि कोई भी बाहर नहीं होता था और वगैरह वगैरह। माजरत चाहता हूँ, पिछला एक सवाल था परिंदों के हवाले से और फिर मेरे जहन में परिंदे आ गए हैं। आपकी जो तहकीक है परिंदों के हवाले से वो आपकी तख्लीकी काविशों में जा बजा नज़र आती है। मेरा एक सवाल सिर्फ ये है कि ये जो परिंदों के हवाले से जो शौक़ है, आप जब माजी में अपनी ज़िंदगी को देखते हैं तो ये किस मरहला उम्र में कब ये डेवलप हुआ, कब ये आपको शौक़ हुआ परिंदों के हवाले से तहकीक का, परिंदों के हवाले से इश्क का और मोहब्बत का? बुनियादी तौर पे मंतिकुल तैर से शुरू हुआ, फरीदुन नत्तार से, और उसके बाद लामहला हर नावल में कहीं ना कहीं वो आ जाता है। इसमें भी ये फरीदुद्दीन नत्तार के परिंदे तो नहीं हैं, लेकिन परिंदों के साथ जो मेरी है एक रग़बत कह लीजिए, या मेरे एट टाइम्स आई फील कि भाई नावल जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकता, उसने पूरी अगर हयात को बयान करना है तो उसमें हैवान भी होने चाहिए, उसमें इंसान भी होने चाहिए, उसमें परिंदे भी होने, यानी इनकम्प्लीट तो नहीं बनाना। ये नहीं है कि हीरो और हीरोइन किसी बाग में जा रहे हैं, परिंदे चहचहा रहे हैं, बस वो उसके लिए बैकग्राउंड है। नो, दे आर पार्ट ऑफ अवर होल लैंडस्केप। नावल के इब्तिदा में फाख्ता के हवाले से मुकम्मल एक बाब है, अगर उसको एक बिल्कुल अलहदा से एक अफसाने के रूप में देखा जाए तो वो बड़ा एक शानदार अफसाना है। यानी नावल से हट के अगर उस बाब को अलहदा कर दिया जाए तो वो बड़ा एक शानदार अफसाना है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? इसके मुख्तलिफ चैप्टर्स जो हैं वो अफसाने के तौर पे लिए जा सकते हैं, क्योंकि इंसिडेंट्स, बल्कि फाख्ता जो है अगर सिर्फ उसके जो हिस्से हैं, 3 हैं या 4 हैं जी, उनको सिर्फ अलग करके शाया कर दिया जाए तो वो भी अपनी ज़ात में वबा के हवाले से एक मुकम्मल नावलट हो सकता है।
ہمارے ہاں والدین اور اولاد کے حوالے سے جو تجزیے ہوتے ہیں، جو رویے ہوتے ہیں، ان میں کوئی توازن نہیں پایا جاتا. کلیشیز ہیں جو کہ مخصوص ہیں کچھ چیزوں کے لیے. والدین کے لیے سراپا رحمت جو لفظ ہے وہ مخصوص ہے. اولاد کے لیے انفارچونیٹلی ناخلف اور اس طرح کی چیزیں، یا اولاد اس قابل ہی نہیں ہے، یہ وہ سمجھ ہی نہیں سکتی، اس طرح کی چیزیں مخصوص ہیں. اب آپ کے اس ناول میں لگتا ہے گو کہ آپ کا جو شمار ہے وہ والدین کی اس چوکٹھے میں ہم کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے اس ناول کے اندر ایسے لگتا ہے جیسے آپ اولاد کی محبت کے حوالے سے، یا اولاد کی محبت والدین کے لیے ہوتی ہے، اس کی آپ باقاعدہ وکالت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اپنی کرداروں کی زبان سے. نہیں، میں نے وکالت نہیں کی، یہ میرا تجربہ ہے. اچھا. وکالت آپ جانتے ہیں کہ ایسی چیزوں کی بھی کی جاتی ہیں جو سچ نہیں ہوتی. یہ وکالت نہیں، یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، صرف اپنا نہیں ہے، بہت سارے دوستوں کا بھی ہے. میری بیگم ہمیشہ کہتی کہ اگر آپ نے اولاد سے محبت کی ہے تو اولاد وہ محبت ڈیفینیٹلی سود کے ساتھ، انٹرسٹ کے ساتھ واپس کرتی ہے. دیکھنا یہ بھی ہے کہ آپ نے اولاد کے ساتھ کتنی محبت کی. سو ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ اگر آپ مطلب بہت غیظ و غضب والے اور بے پرواہ پیرنٹس رہے ہیں تو اولاد کا فرض ہے کہ جی آپ کی وہ خدمت کی جائے یا وغیرہ وغیرہ. یہ ہم نے کلیشیز بنا رکھے ہیں نا جی. کہ جی ماں زیادہ محبت کرتی ہے، باپ نہیں کرتا. تو وہ مطلب اس طرح کر کے میں سمجھتا ہوں کلیشیز ہے. جس طرح وہ ایک میں نے چھوٹی سی بات کی تھی کہ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے اور باپ کے پاؤں تلے پھٹا ہوا جوتا ہے، کیونکہ وہ رزق حلال تلاش کرتا ہے. طاہر صاحب، اس ناول میں آپ نے بلیک ہولز کا بھی ذکر کیا ہے، یعنی بلیک ہولز کا ادبی حوالے سے ایک ذکر ہے، لیکن وہ اس طرح شاندار ہے جس طرح آپ نے بلیک ہولز کا نقشہ کھینچا ہے، وہ مکمل طور پہ سائنسی نقطہ نظر ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جس طرح ہم اس میں پڑھتے ہیں کہ موت کے قرب کا جو آپ نے نقشہ کھینچا ہے، وہ اب نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ بھی نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز کے بالکل پاس ہے. تو سوال یہ ہے کہ کیا آپ ان موضوعات کو مطلب پڑھتے دیکھتے رہتے ہیں؟ بلیک ہول تو اب ایک لٹریری ٹرم ہو گئی ہے.